नमस्कार साथियों, संस्कृत विभाग के रेडियो जयघोष पर मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम कला यात्रा में। और जब कला यात्रा की बात होती है तो बात होती है कलाकारों की। और आज हम आपके बीच एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर आए हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जिन्होंने सितार वादन को एक अलग मकाम तक पहुंचाया है। लोगों ने आपको बहुत सराहा है, बहुत चाहा है और इसी वजह से आज ये हमारे बीच मौजूद भी हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी हैं, तो आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं की ज़बानी। बहुत बहुत स्वागत है नीरज मिश्रा जी हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सो मच। नीरज जी, कैसे शुरुआत हुई इस इंस्ट्रूमेंट की आपकी ज़िंदगी में? इंस्ट्रूमेंट ने आपको चुना या आपने इंस्ट्रूमेंट को चुना? बनारस में एक संगीत परंपरा जो कि पिछले कई सालों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो हमारे घर में भी संगीत का ही माहौल रहा। हमारे दादा परदादा सभी लोग संगीत करते थे और मेरे परदादा जी सारंगी बजाते थे। फिर दादाजी भी सारंगी बजाते थे। छोटे दादा हमारे तबला बजाते थे। मेरे जो दादाजी थे वो सारंगी बजाते थे। उनके बच्चे लोग सब लोग गाना में पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी यहाँ ही लखनऊ के ही हैं। और पंडित अमरनाथ मिश्रा जी मेरे पिताजी, वो सितार उन्होंने पंडित रविशंकर जी को देख के, विलायत खान साहब जी को देख के उन्होंने स्टार्ट, वहाँ से सितार मेरे घर में आया। तो फिर जब मेरा जन्म हुआ, फिर 4 साल का मैं था तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सितार की। तो मेरे पिताजी ने मुझे सितार सिखाना शुरू किया, क्योंकि बड़े पुत्र होने के नाते मेरा ये धर्म था कि उनकी परंपरा को आगे लेके चलना। तो मैंने भी सितार सीखना शुरू किया, स्टडी किया। फिर मैं 7 साल लखनऊ में रहा। अच्छा। पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी के पास। और भातखंडे से मैंने प्रबुद्ध जो विशारद था उस समय और पारंगत किया मैंने यहाँ से। यहाँ पे भी मैंने सीखा मीता सक्सेना जी से। दीपक चटर्जी थे भातखंडे में उस समय, और अभिनव सिन्हा जी अभी भी हैं, मैंने उनसे भी सीखा। और गाने की तालीम मेरी हुई पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी से। तो मैं सितार में जो गायकी स्टाइल है वो मैंने यहीं से सीखा पंडित जी से। फिर मैं बनारस गया तो वहाँ BHU में। अच्छा जी, मैं पिताजी से सीखता था बराबर, बट एक डिग्री लेने के लिए तो BHU में वहाँ पे बहुत ही अच्छे और गुणी विद्वान लोग थे। पंडित वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी, प्रोफेसर राजेश शाह जी। तो मैंने MUs आप दोनों के अंडर में किया, वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी और राजेश शाह जी के अंडर में। बट मेरी तालीम जो घरानेदार तालीम जो होती है वो घर से ही मिली। वो स्कूल कॉलेज में तो बंदी शतान तिहाई बता देते हैं, लेकिन जो डीपली नॉलेज जो है वो घराने से ही मिली। जैसे अप्पा जी को ये समर्पित है आज का ये इंटरव्यू, और उन्हीं के लिए शायद अप्पा जी का ही था कि आज मैं यहाँ पे हूँ, उनका बर्थडे है। जबकि आज बनारस में उनके नाम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हमारी मालिनी दीदी सोन चिरैया के थ्रू करवा रही हैं, जिसमें कि बनारस में राहुल रोहित भाई हमारे हैं, विशाल कृष्णा भाई, अप्पा जी के जितने भी प्रिय लोग हैं वहाँ पे आज मौजूद हैं। मुझे भी कहा गया था बजाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ था तो मैंने बोला कि मैं यहीं से लखनऊ से। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज मुझे यहाँ से अप्पा जी को एक गुरु प्रणामी के तौर पे, मैं तो उनको गुरु के ही रूप में देखता हूँ। बट वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारी मौसी माँ हूँ, तुम्हारे नाना हमारे गुरु थे। अच्छा। यस, मेरे नाना पंडित श्रीचंद मिश्रा जी।
कोई एक वाकया जो आपका अप्पा जी के साथ गुजरा हो और जिसने आपको मोटिवेट किया हो सितार की तरफ और भी ज़्यादा? अप्पा जी जब आती थी बनारस तो एक त्योहार सा लगता था। और हमारे जितने भाई बंधु वहाँ पे जाके बस अप्पा जी के पास बैठते थे। वो अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ बताती थी कि पहले के गुरु लोग ऐसे होते थे और ऐसे शिक्षा मिलता था, ऐसे सिखाते थे। तो हम लोग बस वो किस्सा कहानी सुनने के लिए जाते थे वहाँ पे, और उससे हम लोग को इतना सीख मिलता था कि बीच बीच में हम लोग बंदिश भी, देखो ये वाली बंदिश वो हमको बताए, ये ठुमरी बताए, ये दादरा बताए। तो वो जो तो कुरान में पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग उसको जो वहाँ सुनते थे तो प्रैक्टिस जब करते थे तो वो चीज़ कान में तो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको कोशिश करते थे बजाने का। बजाते थे हम लोग। तो फिर अप्पा जी बोले कि कभी सितार सुनाओ अपना। हम बोले अप्पा जी जरूर। तो फिर उन्होंने एक बंदिश हमको सिखाया। अच्छा, पूरिया कल्याण सुनाइए। पूरिया कल्याण में उन्होंने एक तो पहले वो बोले कि इसको याद कर लो। शब्दों को जब याद कर लोगे तो वो बजाने में थोड़ा सा सरल रहेगा। और उनका बड़ा फेवरेट राग था पूरिया कल्याण। पूरिया कल्याण। हाँ। तो शब्द था करो ना मन मानी हम संग, करो ना मन मानी हम संग, करो न मन माने हम संग, डेठा लगवा, डेठा लगवा, करो न मन मान। जाए कहूँ ओंगी मैं, जाए कहूँ ओंगी मैं नंद बाबा सो, और कहूँगी नंद रानी करो न मन मान, और कहूँगी नंद रानी सो, करो ना मन मानी हम संग, ढीठ लंगर डेठ लगवा, डेठ लगवा, करो ना मन मान। तो अंतरा इसका जब सिखा रही थी तो बोली कि इसका स्वरूप देखो, क्योंकि हर राग का अपना अपना कैरेक्टर है, अपना अपना शब्दों को ऐसे चयनित किया जाता था साहित्य के हिसाब से, और उसका प्रोनाउंसिएशन जो उसका शब्द का जो एक एक शब्द जो होता है वो एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। तो बहुत ही डीप में वो सिखाती थी अप्पा जी। और ऐसे ही बैठे हम लोग बहुत सी सीखे कि अब हम लोग के बीच में तो वो नहीं है, लेकिन उनके साथ बिताया हुआ हर एक एक पल हम लोगों के लिए, हमारे लिए वो कोई ईश्वरीय जैसे शक्ति होता है जी।
और आशीर्वाद होता है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि अप्पा जी के पास बैठ के उनसे सीखने का 1 ही 2 दिन सीखे, लेकिन उनके चरण में बैठना, उनसे बात करना, एक जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया था कि अप्पा जी को मैंने देख साथ लिया, मिला आपको, मैंने देख लिया, उनके चरण में बैठ लिया। और बहुत ही मतलब कृपा है रही हमारे साथ भगवान की कि पंडित बिरजू महाराज जी के साथ, मेरे सगे मौसा जी हैं बिरजू महाराज जी, अच्छा। मेरी मासी माँ जो बड़ी मासी माँ है जी जी, तो महाराज जी के साथ भी मुझे करीबन 15-16 साल मैंने बजाया सितार। अच्छा जी, पंडित बिरजू महाराज जी के साथ जब वो आते थे बनारस तो संकट मोचन फेस्टिवल में, फिर दिल्ली में, लखनऊ में, सब जगह मैंने महाराज जी के साथ बजाया। और ये बस ये है कि आशीर्वाद उनका मिला कि इतने बड़े भगवान, डांस के तो वो भगवान ही थे, बिल्कुल, तो उन लोग का भी आशीर्वाद मिला। तो आपको अप्पा जी का साथ मिला जो सेनिया और बनारस घराने से थी। सितार में अगर हम अप्पा जी सेनिया घराने से नहीं थे, अप्पा जी बनारस की ही थी। अच्छा। और बनारस में ही उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। अच्छा। पर सबसे पहले पंडित सरजू प्रसाद मिश्रा जी से उन्होंने शिक्षा ली, जो कि बहुत ही गुणी और बहुत ही विद्वान पंडित धर्मनाथ मिश्रा जी के दादाजी थे। अच्छा। और फिर उसके बाद उनके मरणोपरांत वो पंडित श्रीचंद मिश्रा जी हमारे नाना जी से उन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा शुरू किया। तो हम लोगों के लिए तो ये कोई अमृत से बढ़ के चीज नहीं है जी, कि मरते दम तक हम लोग नहीं भूल सकते वो अप्पा जी की खुशी। और उनका इतना मन लगता था बच्चों के बीच में कि उनका दिन ऐसे निकल जाता था, बोलते थे तुम लोग आ जा ले रहे तो हम हमारा मन बहल जाते, खुश हो जाला, खुश जाते। हाँ, तो वो बच्चों के साथ एंजॉय करती थी। हाँ। और इतना अच्छा भोजपुरी बोलती थी वो कि बस मन करता था उनको देखें। हाँ। नीरज, मेरे जहन में एक सवाल आता है, जब आप घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपकी क्यूरियोसिटी, बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से क्योंकि आपके घर में ही है म्यूज़िक और संगीत। लेकिन एक प्रेशर भी क्रिएट होता है कि आप इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका मेयार इससे नीचे तो नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, प्रेशर तो होता ही है, किसी भी फील्ड का हो, बट संगीत में मेरे हिसाब से प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक पूजा होता है। भाई मेरा जैसा पूजा है वैसा फल मिलेगा। फल तो जरूरत भी नहीं। बच्चे को इतना एहसास नहीं होता। एक बच्चा तो खेलना चाहता है, उसको फ्रीनेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और उस टाइम पे इतने घंटों का रियाज करना, और घर में चूंकि माहौल ही वही है तो वो कैसा रहता है? रियाज सबसे ऊपर है। वही मेरे गुरु और अप्पा जी, बिरजू महाराज जी, पंडित राजन साजन मिश्रा जी, पंडित किशन महाराज जी, सभी के इंटरव्यू में आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा गुरु अगर कुछ है तो रियाज है। गुरु ने आपको एक चीज दिया, अब उसको एक चीज से 10 चीज 20 चीज कैसे आप करेंगे, उसको किस निगाह से देखेंगे। सोच का पूरा खेल है। आपका सोच क्या है। एक बंदिश को 20-20, 25-25 तरीके से गाया बजाया सिखाया जाता था बनारस में। आज पंडित राजन मिश्रा जी का आप वीडियो देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे देवता लोग पैदा हुए कि मतलब मैं तो बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैंने पंडित राजन मिश्रा साजन मिश्रा जी को देखा है। मैंने राजन मिश्रा जी के पास, उनके चरण में पास में बैठ के उनसे भी 1-2 दिन ही मतलब जब वो आए सीखा मैंने। हम सबसे सीखे हैं, और मैं यही कहूँगा कि बस हाथ में अगर सितार लिए तो सब जिनसे सीखा है बैठ के, जिनसे वो सबका चेहरा मेरे सामने एक बार आता है, गुजर जाता है, और प्रणाम करते हुए बस ये सोचते हैं कि बस
जितना कान में पड़ा हुआ है थोड़ा ही सा सीखे हैं तो थोड़ा ही सा बच जाए। अप्पा जी ने ठुमरी, दादरा और ठप्पा को एक अलग मकाम पे पहुंचाया, एक ऊंचाइयों तक जिसको कहते हैं ना संगीत की पहुंचाया। आपने ठुमरी, दादरा या ठप्पा जो भी उनसे सीखा है, जरा उसकी कोई बंदिश सुनाए हमें। जरूर, मैं कोशिश करूँगा। जी। तो अप्पा जी का एक बहुत फेमस दीवाना किए श्याम, जो कि उस्ताद राशिद खान साहब भी सीखे, और राशिद खान साहब तो बहुत साल सीखे अप्पा जी से और बहुत प्यार करते हैं। मैंने ऐसा कभी ये मैं राशिद खान साहब को जब देखा मैंने, तो उन्होंने इतना प्यार से मुझे बोला कि अप्पा जैसे हमको सिखाई हैं। और आज भी कि राशिद खान साहब हमेशा अप्पा जी का नाम लेते हैं जब ये गाते हैं। मालिनी दीदी का एक हम लोग थे वृंदावन में थे, तो वहाँ हरिदास संगीत सम्मेलन होता है, वहाँ मालिनी दीदी ने इस गाने को गाया था। और उस समय से मेरे ये जहन में ऐसा वो गा रही थी, तबले पे राम कुमार भैया थे और धर्मनाथ जी हारमोनियम पे थे, मुझे याद आ रहा है। और एक सबसे पहली बार हमने सुना था अप्पा जी का ये TVS सारेगामापा आता था पहले, इसमें जाकिर हुसैन जी उस्ताद जी तबले पे थे और अप्पा जी बहुत ही सुंदर नीरज। तो ये अप्पा जी का था। और जहाँ पे भी अप्पा हो वो आशीर्वाद दें हम लोगों को, बस यही चाहते हैं हम। नीरज, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग। जैसे हर घराने होते हैं, अगर सितार में भी घराने हैं, कितने घराने हैं सितार में और क्या डिफरेंसेस हैं उन घरानों में? घराने तो देखिए, मैहर घराना है, हुसैनिया घराना है। तो रविशंकर जी जो कि मैहर घराने में बाबा आचार्य बाबा अलाउद्दीन खां साहब जी, बहुत सारे स्टूडेंट हुए वहाँ से। बाबा के बेटे थे अली अकबर खां साहब और एक बेटी थी अन्नपूर्णा देवी जी। अन्नपूर्णा देवी जी का शादी बाद में रविशंकर जी के साथ हुआ। और सबसे अच्छी बात यह थी कि अन्नपूर्णा देवी जी सितार और सुरबहार दोनों बजाते थे। सुरबहार एक महिला होकर के सुरबहार बजाना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था। सुरबहार आई थिंक इससे थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है एंड वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना आपका सितार हुआ। हालांकि सुरबहार ज़्यादा मेलोडियस है, ज़्यादा टफ है बजाना इसको, लेकिन मेलोडी उसमें ज़्यादा है। सुरबहार एक तो बड़ा होता है वो, तो अधिकतर मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, बट हमने किया है ऐसा। अच्छा। कि सितार से पहले हम लोग प्रैक्टिस सुरबहार पे
करते थे। हाँ, ओके। सुरबहार पे प्रैक्टिस करने से हाथ में थोड़ा सा पावर आता है, तो एक ये भी बात होता है। और सुरबहार अभी क्या है कि सुरबहार पे ख्याल नहीं बजता। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस हैं, म्यूजिकल सुरबहार पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। धुरपद धमार बजता है। धुरपद की जितनी बानियाँ हैं वो बजती हैं धुरपद की, तो उसको पखावज के साथ ही बजाते पखावज हैं। के साथ। अगर पखावज नहीं है तो बहुत लोग बड़े मुंह का तबला भी यूज़ करते हैं कभी कभी। अच्छा। तो एक सुरबहार का ये है। और बनारस में धुरपद मेला होता है, वो करीबन 50-100 साल से हो रहा है, 50 साल से जी। तो वहाँ पे सुरबहार और धुरपद के जितने गुणी लोग हैं, वो अच्छा कलाकार हैं, वो लोग आते हैं, गाते बजाते हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट इसी के करीब होता है सुरबहार और वीन। इसमें सितार में अगर डिफरेंस कहें तो सिर्फ बनावट का डिफरेंस है, और आप उस पर ख्याल नहीं बजा सकते। रिस्ट्रिक्शंस हैं, म्यूजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ जी, थोड़ा सा तो है, लेकिन अब क्या है कि एक तो ट्यूनिंग में है कि वो बेस में जाता है। अच्छा। लो नोट में वो ट्यूनिंग होता है। जैसे कि बहुत लोग ए में बजाते हैं, बहुत लोग जी में बजाते हैं, जी शार्प में, ए शार्प में, तो उसमें ट्यूनिंग होता है। और हम लोग का तो ये अभी स्टैंडर्ड स्केल डी है जी। तो अब इसको बहुत लो कर देंगे तो इसका साउंड जो आना चाहिए अभी जो आ रहा है वो नहीं आएगा फिर। सितार बजाना भी अपने आप में एक मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। क्या भविष्य देखते हैं आप इसका? सितार का तो भविष्य है आगे, बस यही है कि सितार का यूज़ अभी बहुत जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो लोग तो सोलो उन लोग को मिल जाता है, लेकिन जो अभी जो छोटे आर्टिस्ट हैं जिनका मतलब उभर रहे हैं, उनको एक आध सोलो होने के बाद वो फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो संगत में चले जाते हैं। इट मीन्स कि कभी गाने के साथ वो संगत कर रहे हैं, गज़ल के साथ, भजन के साथ, डांस के साथ। तो वो सोलो का अब क्या है कि बहुत लोगों को एक अगर एक बड़े पैमाने प्रोग्राम होते हैं तो वो सोलो का जो आर्टिस्टों को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, लेकिन कुछ गिने चुने ही कलाकार को बुलाया जाता है जो फेमस होते हैं सितार में। अभी फेमस में बहुत हाईली लेवल पे देखा जाए तो उस्ताद शाहिद परवेज जी हैं, नीलाद्री कुमार जी हैं, पूर्वाइन चटर्जी जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन अभी ये उस्ताद जी हैं। तो सितार का तो भविष्य अच्छा है और लोग कर रहे हैं। संगीत होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिंदगी में संगीत होना चाहिए। सितार को हम भी डांस के साथ बजाते हैं, बहुत बजाएं। तो मैं डांस वाला ही नहीं हूँ। मेरे घर में चारों पट का सितार बजाने को मिलता है। डांस के साथ भी ऐसे संगत होना चाहिए, गाने के साथ भी सोलो बजाते हैं तो सोलो के हिसाब से बजाते हैं। तो सब चीज़ का मूड होना चाहिए। चारों पट का जैसे तबला होता है वैसे चारों पट का सितार भी हमको सीखने को मिला है। बिल्कुल, क्योंकि हम गिरजा देवी जी के साथ और पंडित राजेंद्र साधन मिश्रा जी को उन लोग को सुन के बड़े हुए हैं। फिर बिरजू महाराज जी के साथ उनके साथ भी उनके पास रहे, उनके घर में रहे, तो वहाँ से भी एक शिक्षा मिला डांस में कैसे हुआ। और फिर उसके बाद पंडित शारदा साया जी जो कि मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लंदन में रहते थे। अभी संजू साया जी जो कि उनके पुत्र हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ भी बजाया हूँ और सोलो बजाया हूँ, तो उनका भी आशीर्वाद मिला है। मैं छोटे छोटे करके आपको पूरे नाम बताऊंगा कि पूरन महाराज जी, पंडित पूरन महाराज जी के साथ भी मुझे मिला है सोलो बजाने का अवसर। शुभ महाराज, शुभ भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। तो ऐसे करके मुझे सबके साथ गाना बजाना करने का मौका मिला है। वाह, बहुत खुशनसीब हैं आप। जी, मैं बहुत अपने आप को सोचता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि ऐसे गुरु, ऐसे संगीत के देवी देवता लोग के साथ मुझे
संगत करने का, उनके साथ स्टेज साझा करने का जी अवसर मिला और जी। मैं उस पल को मैंने जिया है। नीरज जी, अब जो पल है, जो वक्त है, वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और जी। हमारा कार्यक्रम जो है वो अब ख़त्म होने के यानी कि विराम के कगार पर पहुंच चुका है। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करें, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को जाते जाते कोई खूबसूरत सी बंदिश सुनाएं। देखिए, अप्पा जी की बात है तो आज अप्पा जी को ही सब करते हैं आज। बिल्कुल डेडिकेट है उनको सभी कुछ। तो एक दादरा है जी मालिनी दीदी भी गाती हैं, उनके मुंह से भी मैंने सुना है। राहुल रोहित भाई हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं और बड़े भाई भी हैं। परिवार में हम लोग कजन्स हैं। तो एक गंगा रेती पे बंगला छवाए दा, अच्छा, मोरे राजा, हाँ तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। गंगा रेती पे बंगला छवाए दा, मोरे राजा छवाए दा, मोरे राजा, आवे लहर जमुने की। थैंक यू। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगले अंक में किसी कला के क्षेत्र के अन्य शख्सियत से हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे और ये संगीतमय मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। धन्यवाद। थैंक यू।